हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे मौलिक सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमें इंसानी जीवन के असली मायने सिखाता है। आज हम बात करने वाले हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की अमर कृति माटी हो गई सोना के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब के अध्याय एवं उसके समर्पण से लेकर इतिहास के पन्नों, गहराई की भट्ठी और जीवन के अंतिम निष्कर्ष तक हर हिस्से को अपने खुद के बिल्कुल मौलिक और नए शब्दों में गहराई से समझेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा और बेहद खास होने वाला है, इसलिए अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि आज हम इतिहास और इंसानी जज्बे को उन तमाम पन्नों में एक साथ पिरोने वाले हैं जिन्होंने साधारण सी माटी को हमेशा के लिए सोना बना दिया। समर्पण यह किताब का पहला अध्याय है। किताब के शुरुआती पन्नों में लेखक ने दो ऐसे महापुरुषों को नमन किया है जिन्होंने कभी सत्ता या जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। एक तरफ हमारे इतिहास के अमर नायक महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ रूसी क्रांति के विद्रोही नेता लियो ट्रॉट्स्की। सोचिए, महाराणा प्रताप चाहते तो मुगलों के साथ समझौता करके आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने जंगलों में भटकना और घास की रोटियां खाना स्वीकार किया। लेखक कहते हैं कि दुनिया की नज़र में इनकी यह जिद भले ही मूर्खता लगे, लेकिन असल में यही वो आबुद्धि हैं जो मानवता को झुकना नहीं सिखाते हैं और समझौता न करें। जिद माटी हो गई सोना की पहली शर्त है परिचय के बोल। इसके तुरंत बाद दूसरा अध्याय हमें सीधे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक धरातल पर ले जाता है। आमतौर पर इंसान मौत से डरता है, लेकिन प्रभाकर जी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं जो लोग सिर्फ अपने खाने पीने और छोटी सी दुनिया में सिमटने के लिए जीते हैं उनके लिए मौत एक भयानक सजा है। इसके विपरीत जो लोग अपने वसूलों, देश और उच्च आदर्शों के लिए जीते हैं उनके लिए मौत एक मित्र की जैसी होती है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए अमर बना देती है। शरीर आज है, कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपके विचार इस नश्वर शरीर को हमेशा के लिए जीवित रखते हैं। अंगारों की मुस्कान में यह अध्याय हमें इतिहास के उस नैतिकता से रूबरू कराता है जहां आन बान और वचन के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया जाता है। राजा हमीम देव चौहान के दरबार में शरण मांगने वाले एक मामूली सिपाही मासूम शाह की कथा इसके केंद्र में है। अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना दरवाजे पर खड़ी थी और चेतावनी दे रहे थे कि उसे हमारे हवाले कर दो, लेकिन राजा हमीर वे अपने वचन और शरणागत की रक्षा के लिए अपने पूरे राज्य और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही तो है अपने वचन और वसूलों के प्रति सच्ची निष्ठा। 42 के ज्वर की लहरों में बात करते हैं। 9 अगस्त 1942 की सुबह की अंग्रेजों को लगा कि देश के तमाम बड़े चोटी के नेताओं को रातों रात जेल में डालेंगे तो आज़ादी की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन लेखक ने यह बता दिया कि जब नेता जेल के अंदर गए थे तब देश के आम छात्रों, किसानों, महिलाएं और गुमनाम नौजवानों ने सड़कों पर आकर मोर्चे को संभाल लिया। लाठियां खाई, गोलियां खाई, परंतु पीछे हटे नहीं। यह साबित करता है कि जनता के दिलों में सुलगती आज़ादी की आग को कोई हुकूमत बुझा नहीं सकती है। जिंदगी की महक, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खूबसूरत क्या है? बड़े महलों में बैठकर या बैलेंस में कदापि नहीं। असली महक उन साधारण इंसानों के असाधारण कामों में होती है जो चुपचाप बिना किसी प्रकार के समाज की सेवा में अपना जीवन खपा देते हैं। एक किसान, एक मजदूर या एक सच्चा सेवक, इसके पसीने की बूंदों से आप समाज का ढांचा खड़ा है। वे लड़े और जीते। यह अध्याय उन क्रांतिकारियों को समर्पित है जो कागजों पर भले ही हार मान गए, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी, या जिन्होंने जीवन भर कष्ट सहे, लेकिन नैतिक रूप से वे दुनिया के सबसे बड़े विजेता सार्वजनिक हुए क्योंकि उन्होंने अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके और उनकी जिद ही आगे आने वाली पीढ़ी की जीत की नींव बने स्वतंत्रता के पावन सर। यह अध्याय इस बात पर रोशनी डालता है कि आज़ादी सिर्फ बंदूकों की लड़ाई नहीं है, यह जुबान की, विचारों की और नारों की महाशक्ति भी है। जब जेल की सलाखों के पीछे से वीर सेनानियों के संदेश बाहर आते थे तो देश के कोने कोने में आग लगा देते थे। माटी का मोल, यही वह केंद्रीय बिंदु है जिस पर पूरी पुस्तक टिकी है। माटी का मोल हमें सिखाता है जिस मातृभूमि पर हम सांस ले रहे हैं उसका कर्ज हम पर सबसे बड़ा है। यह मिट्टी तब
तब तक सामान्य धूल है जब तक उस पर कोई अपना खून और पसीना नहीं बहाता है। जब बलिदान की आहुति पड़ती है तब यही मिट्टी देश के लिए सोना बन जाती है। अमर बलिदानी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने वाले वीर। इसमें उन कम उम्र के युवाओं का जिक्र है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके चेहरे पर मौत का डर नहीं था बल्कि आते हुए कल की आज़ादी की चमक थी। विचारों की शिल्पी और 12 क्रांति के अग्रदूत प्रभाकर जी समझाते हैं कि बड़े बड़े भवन बनाने वाले इंजीनियरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो समाज की सोच को करते हैं। क्रांति के अग्रदूत वे लोग होते हैं जो सबसे पहले तीर का निशाना बनते हैं और दुनिया को तानाशाही से मुक्त दिलाने का मार्ग दिलाते हैं। अंतिम संदेश, माटी हो गई सोना। यह पुस्तक का समापन है, लेकिन लेखक का निष्कर्ष स्पष्ट है। मनुष्य का जीवन मूल रूप से माटी जैसा ही है, लेकिन जब वह अपने स्वार्थ को छोड़कर देश, समाज और उच्च आदर्शों के लिए तपता है तो वह साधारण माटी से बदलकर सोना बन जाता है। तो दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की अमर कृति के अध्यायों का सार हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में सभी अपने लिए जीने के वास्ते नहीं आते हैं, बल्कि कुछ ऐसे कर दिखाने के लिए आते हैं जो पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। अगर आपको माटी हो गई सोना इन अध्यायों और संपूर्ण गाथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपको बताना है कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ज़बरदस्त और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल, अपनी मेहनत करते रहिए और अपनी मिट्टी को सोना बनाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।